हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज डिप्लोमा पे। आज हम आप लोगों के लिए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डील करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस अकर्स ड्यू टू। तो डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए है एक्सियल लोडिंग, ऑप्शन बी है इसेंट्रिक लोडिंग, ऑप्शन सी है कॉन्सेंट्रिक लोडिंग एंड ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इसेंट्रिक लोडिंग, क्योंकि जो एक्सियल लोडिंग होता है उससे डायरेक्ट स्ट्रेस अकर होता है, और जो इसेंट्रिक लोडिंग होता है वो डायरेक्ट एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करता है। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज। तो किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी कितना होता है? तो ऑप्शन ए है मिडिल हाफ, ऑप्शन बी है मिडिल थर्ड, ऑप्शन सी है मिडिल सिक्स्थ एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मिडिल सिक्स्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ कोर ऑफ एन इसेंट्रिक लोडेड सर्कुलर कॉलम इज। तो किसी भी इसेंट्रिक लोडेड सर्कुलर कॉलम का कोर का डायमीटर कितना होता है? तो ऑप्शन ए है dy3, ऑप्शन बी है dy2, ऑप्शन सी है dy4 एंड ऑप्शन डी है dy√2। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी dy4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफ्लेक्शन शेप ऑफ न्यूट्रल सरफेस ऑफ ए बीम आफ्टर बेंडिंग इज कॉल्ड। तो किसी भी बीम के बेंडिंग होने के बाद जो डिफ्लेक्शन शेप बनता है न्यूट्रल सरफेस का, वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है बेंट न्यूट्रल सरफेस, ऑप्शन बी है डिफ्लेक्टेड सरफेस, ऑप्शन सी है बेंट सेंटर लाइन एंड ऑप्शन डी है इलास्टिक कर्व। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इलास्टिक कर्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट सिंपली सपोर्टेड एंड ऑफ अ बीम डैश। तो किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पर क्या होता है? तो ऑप्शन ए है y=0, ऑप्शन बी है dy/dx=0, ऑप्शन सी है बेंडिंग मोमेंट =0 एंड ऑप्शन डी है शियर फोर्स =0। तो कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी, तो इसमें जो है इसका डिफ्लेक्शन सरफेस ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो थीटा एंगल का बन रहा है, बट यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो सपोर्ट पर जो है या एंड पर कह सकते हैं, डिफ्लेक्शन जो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में वो 0 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए y=0, यानी कि डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकॉनले मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर फाइंडिंग आउट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कैरिंग डैश लोड। कौन सा लोड आने पर किसी भी बीम का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैकॉनले मेथड जो होता है वो सबसे सुटेबल होता है? तो ऑप्शन ए है डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन बी है सिमेट्रिकल, ऑप्शन सी है अनसिमेट्रिकल एंड ऑप्शन डी इंक्लाइंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अनसिमेट्रिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the maximum slope and deflection of a cantilever carrying a point load W at its free end are dash respectively। तो कोई भी कैंटिलीवर बीम है उसका मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना होगा जिस पे एक पॉइंट लोड आ रहा है इसके फ्री एंड पे? तो ये तो एक डेरिवेशन का पोर्शन है, तो आपको डेरिवेशन याद नहीं करना है, बट इसके रिजल्ट्स आपको याद करने हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगा फ्री एंड पे वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो स्लोप होगा वो WL²/2EI और जो डिफ्लेक्शन होगा वो WL3/3EI होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर ड्यू टू ए पॉइंट लोड एट द फ्री एंड टू दैट टू UDL ओवर द एंटायर स्पैन गिविंग सेम लोड ऑन द कैंटिलीवर इज। तो बोल रहा है कि कोई भी कैंटिलीवर बीम है, इसमें दो केस दिया है कि अगर जब पॉइंट लोड लगता है कैंटिलीवर बीम पे तो उसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, और जब UDL लगता है कैंटिलीवर बीम पे तो उसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, उन दोनों का रेशियो क्या रेशियो होगा? तो जब पॉइंट लोड लगता है तब उसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो होता है
WLQ/3EI। और जब UDL होता है तब उसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है वो होता है WL⁴ एंड Y8EI। तो इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो निकालेंगे, यानी कि इसमें डिवाइड करेंगे तो रेशियो जो निकल के आएगा वो होगा 8:3, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ऑफ ए फिक्स्ड बीम कैरिंग अ सेंट्रल पॉइंट लोड अकर एट डैश फ्रॉम आइदर साइड। तो बोल रहा है कि कोई भी अगर फिक्स्ड बीम है तो ये अगर कोई फिक्स्ड बीम है तो इस पर अगर सेंट्रल पॉइंट लोड आ रहा है तो इसका जो कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट होगा वो इसके स्पैन के किसी भी साइड से कितनी डिस्टेंस पे एक्ट करेगा। तो ऑप्शन ए है 1/16 स्पैन, ऑप्शन बी है 1/8 स्पैन, ऑप्शन सी है 1/4 स्पैन एंड ऑप्शन डी है 1/2 स्पैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1/4 स्पैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी अवॉइड यूजिंग फिक्स्ड बीम इन प्रैक्टिस बिकॉज। तो हम लोग फिक्स्ड बीम को प्रैक्टिस में लेने से अवॉइड करते हैं, इसका क्या कारण है। तो ऑप्शन ए है हायर स्ट्रेसेस, ऑप्शन बी है अनसर्टेनिटी ऑफ स्ट्रेसेस, ऑप्शन सी है लेसर स्टिफनेस एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अनसर्टेनिटी ऑफ स्ट्रेसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिक्सिंग मोमेंट ऑफ ए फिक्स्ड बीम ऑफ लेंथ L कैरिंग UDL ऑफ इंटेंसिटी W पर यूनिट रन ओवर द इंटायर स्पैन इज। तो कोई भी अगर फिक्स्ड बीम है जिसका लेंथ L है और उस पर पूरा UDL आ रहा है, W क्या कहते हैं इंटेंसिटी उसका W है, तो उसका फिक्सिंग मोमेंट कितना होगा। तो ये भी डेरिवेशन का ही पोर्शन है। तो इसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि इसका डेरिवेशन आपको याद नहीं करना है बट इसके रिजल्ट्स आपको याद करने हैं। तो इसका जो फिक्सिंग मोमेंट होगा वो होगा ऑप्शन सी WL²/12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट्स ऑफ ए कंटिन्यूअस बीम डैश बेंडिंग मोमेंट्स आर डेवलप्ड। तो कह रहा है कि कोई भी कंटिन्यूअस बीम है तो उसके इंटरमीडिएट सपोर्ट्स पे जो बेंडिंग मोमेंट आता है वो किस नेचर का होता है। तो ऑप्शन ए है पॉजिटिव, ऑप्शन बी है निगेटिव, ऑप्शन सी है 0 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो कोई भी कंटिन्यूअस बीम होता है तो उसका जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है हॉगिंग नेचर का होता है, यानी कि निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी निगेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेपेरॉन्स थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट्स इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द। तो क्लेपेरॉन्स थ्योरम जो है 3 मोमेंट का वो किस बीम के क्वेश्चंस को सोल्व करने में यूज होता है। तो ऑप्शन ए है फिक्स्ड बीम, ऑप्शन बी है सिंपली सपोर्टेड बीम, ऑप्शन सी है ओवरहैंगिंग बीम एंड ऑप्शन डी है कंटिन्यूअस बीम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कंटिन्यूअस बीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस्ड एट अ जॉइंट टू द मोमेंट अप्लाइड अदर जॉइंट इज कॉल्ड। तो किसी भी जॉइंट पर जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है और किसी दूसरे जॉइंट पर जो मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ऑप्शन बी है कैरी ओवर फैक्टर, ऑप्शन सी है स्टिफनेस फैक्टर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है A beam is fixed at one end and simply supported at the other end. If a moment M is applied at the simply supported end, the moment induced at the fixed end is। तो बोल रहा है कि अगर कोई भी बीम है जो एक एंड पे फिक्स्ड है और दूसरे एंड पर सिंपली सपोर्टेड है, और बोल रहा है कि अगर सिंपली सपोर्टेड एंड पर अगर एक मोमेंट M क्वांटिटी का लग रहा है तो यहाँ पर जो फिक्स्ड बीम है उसके एंड पर जो मोमेंट होगा वो कितना होगा। तो ऐसे केस में जो फिक्स्ड एंड पर का जो मोमेंट होता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पर का जो मोमेंट होता है उसका हाफ होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी m/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंट टू बी अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ ए प्रोप्ड कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI टू प्रोड्यूस अ रोटेशन of theta
एट दैट एंड इज। तो अगर कोई प्रोप्ड कैंटिलीवर है जिसका लेंथ एल है और उसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई है और उससे अगर थीटा रोटेशन एंड पर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कितना मोमेंट अप्लाई करना होगा। तो ऑप्शन ए है 4 ई आई थीटा बाई एल, ऑप्शन बी है 3 ई आई थीटा बाई एल, ऑप्शन सी है ई आई थीटा बाई एल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 ई आई थीटा बाई एल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द स्ट्रट इज वर्टिकल इट इज कॉल्ड। तो जब स्ट्रट वर्टिकल होता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है फिलर, ऑप्शन बी है स्टैंचियन, ऑप्शन सी है कॉलम एंड ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है A column with one end fixed and other end free is capable to carry safely a load P. The same column when both ends hinged can safely carry the maximum load of. तो बोल रहा है कि अगर एक ही बीम का दो कंडीशन दिया हुआ है कि जब वो जो बीम है वो एक एंड पे फिक्स्ड हो, अगर नीचे इसका फिक्स्ड है और ऊपर फ्री है, तब इस पे जो लोड आ रहा है वो पी लोड कैपेबल है लेने के लिए। और दूसरा इसका कंडीशन जो है कह रहा है कि वही सेम कॉलम जब एक दोनों एंड इसका हिंज्ड हो, यानी कि नीचे भी हिंज्ड हो और ऊपर भी हिंज्ड हो, तब इस कंडीशन में इस पे कितना लोड आएगा। तो अगर इसका लेंथ L1 माने और इस पे लोड जो आ रहा है P1 माने और इसका लेंथ L2 और इसका लोड P2 माने, तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ होगा, पहले केस का जो इफेक्टिव लेंथ होगा, तो इस कंडीशन में कॉलम की इस कंडीशन में जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो होता है 2L और इस कंडीशन में जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो होता है L। तो यूलर का जो बकलिंग लोड का जो फॉर्मूला है उससे हम लोगों को क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि जो कोई भी लोड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव लेंथ के स्क्वायर का। तो अगर यहाँ पे P1 रखेंगे तो यहाँ पे L1 हो जाएगा और अगर यहाँ पे P2 रखेंगे तो यहाँ पे L2 हो जाएगा। तो P1 और P2 का जो रेशियो लेंगे, तो P1 और P2 का रेशियो लेते हैं तो होगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या आएगा L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर। तो L2 का वैल्यू कितना होगा, तो L2 का वैल्यू होगा L इफेक्टिव जो दूसरे केस के लिए था वो L था और L इफेक्टिव जो पहले केस के लिए था वो 2L था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व करके इसका वैल्यू आएगा P2 इक्वल टू 4P1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 4P। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ बकलिंग लोड टू सेल्फ लोड इज नोन एज। तो बकलिंग लोड और सेल्फ लोड का रेशियो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है क्रिपलिंग लोड, ऑप्शन बी है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ऑप्शन सी है क्रिटिकल लोड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ कॉलम हैविंग वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड इज। तो कोई कॉलम है जिसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड उसका हिंज्ड है, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट लेंथ और उसका ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो ये जो केस है जिसमें वन एंड फिक्स्ड है और अदर एंड हिंज्ड है, तो ऐसे केस में इक्विवेलेंट लेंथ L/2 होता है, यानी कि L/√2 और ओरिजिनल लेंथ जो होता है वो होता है L। तो इन दोनों का रेशियो अगर लेंगे तो L से L कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√2 बचेगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1/√2। सो यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।